हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कथन और पूर्वधारणा यानी स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। बिल्कुल टॉपिक वाइज रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं आज। और अब आपको अल्टरनेट क्लास मिलेगी, रीजनिंग भी इसी के साथ कंप्लीट होता रहेगा क्योंकि 15 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इतना मैं एश्योरिटी दिला रहा हूँ कि अगर आप जितनी क्लास करवाएंगे, अगर उतनी क्लास देख लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से डेफिनेटली 15 में 15 स्कोर करके आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सिलेबस के अनुसार करवाने वाले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एस सी 1262 का एग्जाम हुआ था, बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाएंगे। आपका एक सिंगल पॉइंट नहीं छूटेगा और रीजनिंग में दावे के साथ कह रहे हैं कि आप 15 में 15 स्कोर करके आएंगे। तो बस आप डेली क्लास वॉच करें, जब भी वीडियो अपलोड हो यानी आपको अल्टरनेट क्लास मिलेगी। आज इसका पहला वीडियो है, क्लास नंबर फर्स्ट है। इसका अलग से प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे ताकि आपको कोई असुविधा भी ना हो। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट है, और इसी वीडियो में पार्ट नंबर फर्स्ट में जितने भी थियरी सेक्शन बन सकते हैं और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी वगैरह में, उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम यूपी ट्रिपल एस सी में जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए उसको करवाएंगे कथन एवं पूर्वधारणा से। और 1262 में जो पेपर बना था उसमें जो कथन और पूर्वधारणा का प्रश्न आया था उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे, बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रिक के साथ हम इसको कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कथन क्या होता है, पूर्वधारणा क्या होती है, इन सबको समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो कथन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट और वेन डायग्राम वगैरह जो प्रश्न बनते हैं, सब कुछ यहाँ से आपका कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो कथन और पूर्वधारणा होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी कथन को कहता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह सब कुछ बता ही दे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं वह सोच कर या इसलिए नहीं बताता है कि सामने वाले को ये चीज़ें पता होंगी। ऐसी सभी बातें जो वक्ता द्वारा स्पष्ट तौर पर नहीं कही जाती हैं, परंतु श्रोता द्वारा उस कथन से अनुमान लगाया जाता है कि ये हो सकता है, उसी को हम पूर्वधारणा कहते हैं। अभी इसकी ट्रिक है, कैसे आप पहचान लेंगे कि कथन का पूर्वधारणा कौन सा सही हो सकता है। देखिए, स्टेटमेंट कैसा हो सकता है। स्टेटमेंट नोटिस हो सकती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिस जारी की जाती है, वो आपका स्टेटमेंट हो सकता है। या कोई वार्निंग हो सकती है, वो आपका स्टेटमेंट होगा। कोई एडवाइस हो, सलाह हो, या आर्डर हो, या आदेश हो, या एडवर्टाइजमेंट हो, या अपील हो, ये सभी आपकी स्टेटमेंट में आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा जैसे कोई नोटिस हो सकता है, वार्निंग हो सकती है, एडवाइस, आर्डर, एडवर्टाइज और अपील, यानी कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है। और इसी स्टेटमेंट के आधार पर हमको एजम्पशंस निकालना है। क्या एजम्पशंस हो सकते हैं, इसको हम यहाँ पर कुछ नियम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर उस नियम को आप याद रखेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होता है, इसी के साथ कंक्लूजन भी देख लीजिए। कथन के बाद जो स्टेटमेंट होता है, मान के चलिए कोई स्टेटमेंट कहा गया, स्टेटमेंट के बाद यानी कथन के बाद की जो बात होती है उसी को निष्कर्ष कहा जाता है, उसी को कंक्लूजन कहा जाता है। कोई स्टेटमेंट मान लीजिए किसी ने बोला और उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकला वही आपका कंक्लूजन हो गया। लेकिन कथन के पूर्व की बात या छिपी हुई बात को ही क्या कहा जाता है, पूर्वधारणा कहा जाता है। यानी कथन के पहले की जो बात होती है, कथन के पहले की जो बात होती है उसी को पूर्वधारणा कहा जाता है, अजम्पशंस कहा जाता है। देखिए, अजम्पशंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अजम्पशंस हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी पूर्वधारणा हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं, आप पूर्वधारणा करते हैं, अजम्पशंस करते हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे तो होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई, एग्ज़ाम चाहे निकले या ना निकले, लेकिन आप अजम्पशंस करके जाते हैं ना कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। आप अजम्पशंस करते हैं, यानी अजम्पशंस आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसे एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा आप अजम्पशंस कभी नहीं करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो अजम्पशंस जो होती हैं हमेशा पॉजिटिव होती हैं, पूर्वधारणा हमेशा पॉजिटिव होती हैं। लेकिन जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यानी आपने एग्जाम दिया तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है आप पास भी हो जाएं, हो सकता है आप फेल भी हो जाएं, यानी कुछ भी हो सकता है। तो निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट के बाद का जो बात होता है उसी को निष्कर्ष कहा जाता है, और स्टेटमेंट के पहले का जो कथन होता है उसी को हम
स्टेटमेंट के जो पहले की बात होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्वधारणा कहते हैं, एजम्पशंस कहते हैं। यानी आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आपने सोच लिया कि हम पास हो जाएंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे, मेरा परीक्षा निकल जाएगा, ये एजम्पशन है। लेकिन उसके बाद की जो बात है कि हम परीक्षा पास होंगे, परीक्षा में पास हो गए, परीक्षा फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, तो ये क्या है, ये आपकी क्या है, निष्कर्ष है। ठीक है, तो परीक्षा पास करना, परीक्षा में फेल होना, ये आपके निष्कर्ष हैं। लेकिन पहले से सब कुछ पॉजिटिव सोचना, ये आपके एजम्पशंस हैं। तो आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आपको कैसे पहचानना है, अजम्पशंस कैसे पहचानना है, मान के चलिए क्वेश्चन आ गया तो अजम्पशंस कैसे पहचानेंगे। तो जो कथन कहा जाता है, मान के चलिए कोई स्टेटमेंट दिया गया है, तो जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कथन कहा जाता है, आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि यह कथन ऐसा क्यों कहा गया। पूर्वधारणा अपने आप आपको पता चल जाएगी। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है भैया, ये पर्सनल ट्रिक बनाया गया है और निश्चित रूप से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इस ट्रिक को आप फॉलो करिए। जो भी स्टेटमेंट कहा जाता है तो आप अपने प्रश्न से पूछिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि ऐसा कथन क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ नियम है, इस नियम को आप अपने कॉपी में पेन डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो नियम नंबर 1, अगर विज्ञापन हो तो वह पूर्वधारणा के रूप में मान्य होगा। यानी कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई अपील हो, कोई एडवाइस हो, अगर स्टेटमेंट में दिया गया है तो वह सर्वमान्य होगा, वह उसको माना जाएगा, यह पूर्वधारणा है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि कथन के विपरीत जो भी बातें कही जाती है वह पूर्वधारणा में नहीं मान्य होती। यानी कथन में जो चीज़ें कही जा रही हैं उसके समकक्ष ही होनी चाहिए, यानी उसके रिगार्डिंग ही होनी चाहिए, उसके रिफरेंस में ही होना चाहिए, उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए। यानी विज्ञापन के बारे में अगर कहा जा रहा है और अपील के बारे में, एडवाइस के बारे में, तो वो आपका पूर्वधारणा बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा, व्यक्तिगत विचार, जो व्यक्तिगत विचारधारा है वो पूर्वधारणा के रूप में मान्य होगी। यानी आपका जो कोई व्यक्तिगत विचार हो या व्यक्तिगत विचारधारा हो, ऐसा आपको अगर स्टेटमेंट में दिखे, कंक्लूजन एजम्पशंस में दिखे, तो बिल्कुल यह सही होगा। तो व्यक्तिगत विचारधारा पूर्वधारणा के रूप में मान्य होगी। तीसरा, सरकारी आदेश हो, सरकारी सूचना हो, हाई कोर्ट के फैसले हों, मनोवैज्ञानिक की विचारधारा हो या पूर्वधारणा, ये सभी पूर्वधारणा बिल्कुल मान्य होंगी। इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ आता है तो आपका बिल्कुल या जो रहेगा एजम्पशंस बिल्कुल सर्वमान्य होगा। तीसरा जो है, चौथा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप दिमाग में नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है मैक्सिमम। अगर 100 पेपर होता है तो 90 पेपरों में यहाँ से प्रश्न तो 100% बन जाता है। केवल आप इतना याद रखें तब भी आपका काम हो जाएगा। यदि पूर्वधारणा में, यदि अजम्पशंस में केवल शब्द लगा हो, सभी हो, प्रत्येक हो, कोई नहीं हो, तो अगर ऐसा शब्द आए तो वह पूर्वधारणा बिल्कुल गलत होती है। तुरंत आप आंख मूंद के, आंख बंद करके टिक कर दीजिए भैया ये गलत है। ठीक, क्या क्या आना चाहिए, यदि पूर्वधारणा में केवल शब्द हो, सभी हो, प्रत्येक हो, कोई नहीं हो, तो अगर ऐसा शब्द आए तो वह पूर्वधारणा मान्य नहीं होती है। चलिए पांचवा आपको क्या याद रखना है, यदि पूर्वधारणा में भूत या भविष्य की बात कही जा रही हो तो वह भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, यदि भूत या भविष्य की बात कही जा रही हो तब भी वह मान्य नहीं होगा। छठवां, निगेटिव पूर्वधारणा कभी मान्य नहीं होती। वही जो हमने बताया है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये सोच के थोड़ी ना जाएंगे कि हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। आपको क्या करना, परीक्षा को बीट करना है, परीक्षा को क्रैक करना है, ऐसा आप सोच के जाएंगे, ये आपका एजम्पशंस हो गया। लेकिन स्टेटमेंट के बाद जो होता है, जो रिजल्ट आता है, माने परीक्षा आपने दिया, उसके बाद रिजल्ट आया, पास हुए फेल हुए, ये आपका निष्कर्ष है। लेकिन उसके पहले की जो बात होती है पूर्वधारणा होती है। पूर्वधारणा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपका ये पूर्वधारणा सही होगा, नहीं तो अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं ताकि अच्छे से कंफर्म हो जाए। देखिए स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, इसमें स्टेटमेंट सूचना हो, चेतावनी हो, सलाह हो, आदेश हो, एडवर्टाइजमेंट हो, अपील हो, ये स्टेटमेंट के रेफरेंस में हो सकता है। कंक्लूजन क्या होता है, कथन के बाद की जो बात होती है वह आपका निष्कर्ष होता है। और पूर्वधारणा क्या होती है, पूर्वधारणा कथन के पूर्व की बात या छिपी हुई बात को पूर्वधारणा कहा जाता है। और पूर्वधारणा हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो कंक्लूजन होता है वह पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर
पूर्वधारा कैसे पहचानेंगे? जो कथन कहा जाता है तो आप अपने आप से प्रश्न पूछे, यह कथन ऐसा क्यों कहा गया है, आपको पूर्वधारा तुरंत पता चल जाएगा। और यहाँ पर हमने जो नियम बताया है, नियम को याद रखिएगा क्या, कि विज्ञापन, अगर आपके पूर्वधारा में विज्ञापन से रिलेटेड बातें कही गई हों तो वह बिल्कुल मान्य होंगी, बिल्कुल सही होगा। व्यक्तिगत विचारधारा पूर्वधारा के रूप में मान्य होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? सरकारी आदेश हो, सरकारी सूचना हो, कोर्ट के फैसले हों, मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हों और पूर्वधारा हो, तो ये सभी पूर्वधाराएं बिल्कुल सत्य होती हैं। चौथा पॉइंट तो भैया आप रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, आपका काम तो ऐसे हो जाएगा। यदि पूर्वधारा में केवल शब्द लगा हो, सभी लगा हो, प्रत्येक लगा हो, कोई नहीं हो, तो वह तुरंत गलत हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा तिगड़मपाची नहीं करना है। पांचवा देखिए, यदि पूर्वधारा में भूत भविष्य की बात कही जा रही हो तो वह भी मान्य नहीं होगा। ये निगेटिव पूर्वधारा कभी मान्य नहीं होती है भैया, हमेशा पॉजिटिव रहना है। चलिए अब आगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना है कि कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में अगर आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, एक्सरे टेक्नीशियन आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की ई बुक बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है और यह बिल्कुल टॉपिक वाइज है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। यूपी SSSC के सिलेबस में जो मेंशन किया गया नया पैटर्न है, बिल्कुल उसी को फॉलो करके बनाया गया है। चाहे एआई हो, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यह ऐसे टॉपिक हैं, आपको मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको एक साथ मिल जाए, लेकिन इस बुक में सब कुछ कंपाइल मिलेगा और यह ओरिएंटेड कंटेंट है। और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस 100 रुपये है। आप 100 रुपये पे करके इस ई बुक को ले सकते हैं, इसका PDF ले सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं इसको रट के। कैसे आपको यहाँ पर पेमेंट करना है? जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करेंगे तो आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप फ़ोन पे या QR कोड से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, QR कोड भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी 1262 का जो पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से, तो भैया इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। जब जब वीडियो अपलोड हो रीजनिंग की आप बिल्कुल देखिए, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा, दिया रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन और उसके बारे में दो पूर्वानुमान पूर्वधारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। पहली बात तो क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिले बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आपको दिए गए कथन और दी गई पूर्वानुमान को ध्यान में लेकर दो पूर्वानुमान पूर्वधारणाओं में से कौन सा कथन अंतर्निहित है इसका निर्णय आपको करना है। दिया रहेगा पहला सही है, दूसरा अंतर्निहित है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अंतर्निहित है, यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। देखिए यह कथन कहा गया है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। चलिए इसको आप वीडियो को पॉज करके आंसर बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आपके क्वेश्चन सही हुए। 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड, बाकी इसका आंसर भी बता रहे हैं हम। चलिए यहाँ पर कथन कहा जा रहा है, तो यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, ये आपका कथन है। तो और पूर्वानुमान क्या कह रहा है? पूर्वानुमान पहला कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यहाँ पर दोनों पूर्वानुमान किए गए हैं, बताइए कौन सा पूर्वानुमान यहाँ पर सही है, कौन सा अजम्पशन सही है। तो कथन से स्पष्ट होता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है। और परीक्षार्थी के बारे में तो कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, इसके बारे में तो कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना जरूरी है। तो पहला वाला पूर्वानुमान, पहला वाला अजम्पशंस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। क्या है? जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। और यहाँ पूर्वानुमान दिया गया है, पहला पूर्वानुमान, बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है।
बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। दूसरा कह रहा है निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी यहाँ पर कथन में दोनों पूर्वानुमान अंतर्निहित नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। तो भाई बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है, एक दूसरे का अपोजिट है। क्या है? दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। और यहाँ पर गंदगी वगैरह की बात कर रहा है, तो गंदगी से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पर कोई कथन, कोई पूर्वानुमान नहीं निकलता है। ठीक है, कोई पूर्वानुमान नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि इंजीनियर बनना आसान है। तीसरा कह रहा है कथन दिया गया है, यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। पूर्वधारणाएं क्या दी गई हैं? कुछ व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहते हैं। दूसरा दिया गया है कुछ व्यक्ति दुर्लभ चीज प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें कैसे आप करेंगे, कथन से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति कठिन एवं दुर्लभ चीज प्राप्त करना चाहता है, यानी आसान चीज वह प्राप्त करना नहीं चाहता है, वह दुर्लभ चीज प्राप्त करना चाहता है। और अतः पूर्वधारा सेकंड जो है अंतर्निहित है, परंतु पूर्वधारा फर्स्ट अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहते हैं या नहीं इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी में क्या है आपका? केवल और केवल सेकंड अंतर्निहित है। ठीक है, केवल सेकंड अंतर्निहित है। यानी यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता, मैं कठिन काम करना चाहता हूँ। व्यक्ति दुर्लभ चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि पिछले दिनों गुजरात में आए भूकंप को लेकर सरकार ने कुछ वस्तुओं पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। तो पिछले दिनों गुजरात में भूकंप आए और उसको लेकर सरकार बहुत सख्त हो गई और वस्तुओं पर सरचार्ज यानी टैक्स लगाने का फैसला की है। इसको कैसे लगाएंगे? तो पूर्वधारा क्या है? इस सरचार्ज से प्राप्त हुई रकम के द्वारा पीड़ित लोगों की सहायता की जाएगी। ठीक है, पहली पूर्वधारा है। दूसरा क्या है? लोगों पर अतिरिक्त टैक्स भार सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने भूकंप को लेकर कुछ वस्तुओं पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, क्योंकि टैक्स से प्राप्त जो रकम होगी इससे जो व्यक्ति पीड़ित हैं उनकी सहायता की जाएगी। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा अतिरिक्त भार सौंपने की बात कर रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अतिरिक्त भार सौंपने की बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर सरचार्ज टैक्स लगाया जाएगा, तो उससे जो रकम प्राप्त होगी, उससे जो पैसा आएगा, पीड़ितों की सहायता की जाएगी। ऐसा गुजरात गवर्नमेंट ने भूकंप आने के बाद फैसला किया। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहला वाला जो निष्कर्ष था, पहला वाला पूर्वधारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोगों ने पूर्वधारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को अच्छे से कवर किया। और देखिए बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं ये आपके हैं, बेसिक फैक्ट्स जो हैं यही आपके बेसिक फैक्ट्स हैं। इसको आप याद रखेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एक इसका जो PYQ क्वेश्चन है, जो UPSSC में आज तक जितने क्वेश्चन बने हैं कथन एवं पूर्वधारा से, सभी को करवा देंगे और कम से कम 20-25 क्वेश्चन और करवा देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में पूरा सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर जाइए, क्योंकि आपका कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि आप लोग का जिस प्रकार रिस्पांस रहेगा उसी प्रकार यह सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए रीजनिंग अगर आप 15 में 15 स्कोर करना चाहते हैं, अगर सीरीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।